हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीवित सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और अभी हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी। एंड आपको पता है कि कितना ज़्यादा डेप्थ में मैं आपको चीज़ें कवर करवा रहा हूं। और यहाँ भी आप देखिए कि जितने भी हम ऑलरेडी चीज़ें कवर कर चुके हैं, अदर चैप्टर्स अदर सब्जेक्ट्स कवर कर चुके हैं, वो भी हमने डिटेल में देखे हैं। और ये भी मैं जो है आपको एक एक बारीकी से बता रहा हूँ, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ ना रहे जो एग्जाम में आ जाए और आप बोलेंगे भैया सर ने तो कराई नहीं थी। ठीक है भाई, तो इसीलिए मैंने बोला था कि ये जो है ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन रहेगा। तो आइए उसी के आगे हम एक कदम और बढ़ाते हैं और इस वन स्टॉप सॉल्यूशन के अंदर और सारी चीजें देखते हैं। आप देखिए कि मैंने वैसे तो अभी पिछले वाले सेशन में भी थोड़ा सा आपको बता दिया था, चीज़ों को पूरा कनेक्ट करके डॉट्स को बता दिया था, लेकिन यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है, उसके बाद छोटी छोटी सी चीज़ें देख रहे हैं कि भैया हो क्या रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए कि एवरी लॉ इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट हैज़ टू बी कन्फर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी भी लॉ को बनाना है अगर भारत की सरकार ने, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही डेराइव हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी मर्जी से बना रहे हैं। हिंदी वाले टेंशन मत लेना, ये एक आध स्लाइड इंग्लिश में है बस, इसमें कुछ है भी नहीं इतना। ये मैं ऑलरेडी पीछे समझा के आ चुका हूं। आगे जो है हिंदी इंग्लिश दोनों स्लाइड्स रहेंगी। ठीक है भाई, अब इसके अंदर देखिए कि अगर डेट ऑफ एडॉप्शन की बात करता है या फिर फ्रेमिंग की डेट की बात करता है, ये मैंने पहले भी आपको समझा दिया, तो 26 नवंबर 1949 होगी। और यही जो है आपका क्या होता है, संविधान दिवस भी होता है। ठीक है भाई, संविधान दिवस कह लीजिए या कॉन्स्टिट्यूशन डे कह लीजिए। एक सेकंड रुकिए, इसको क्या हो गया, हाँ भाई चलो ये हो गया संविधान दिवस। और इसी के अलावा आप देखिए डेट ऑफ इनेक्टमेंट यानी कि लागू कब हुआ हम बोलेंगे तो वो 26 जनवरी 1950 को बोलेंगे। और यहीं इसी दिन हम क्या बनाते हैं, अपना गणतंत्र दिवस। ठीक है भाई, रिपब्लिक डे। आई होप कि ये इतनी सी चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब देखो एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या पूछता है कि भारत का जो है पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछ सकता है कई बार, है ना। भारत का बोल रहा हूं मैं, ब्रिटिश इंडिया का नहीं बोल रहा हूं मैं, इंडिया का बोल रहा हूं यहां पे। ठीक है, ये आप शब्द का ध्यान दीजिएगा। अगर ब्रिटिश इंडिया का लिखेगा तब सब सिचुएशंस बदल जाएंगी, वो तो हिस्ट्री में पहुंच जाएंगे हम। लेकिन यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि एक तरह से जब अंग्रेजों का शासन ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे था, उस टाइम की मैं बातें कर रहा हूं। तो यहां पे किसका नाम आ जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन का। और अगर मैं लास्ट वाइसरॉय की बात कर रहा हूं तब भी किसका नाम आ जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन का। लेकिन अगर मैं फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात करता हूं, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, या फिर कई बार यहां पे डोमिनियन ऑफ इंडिया भी लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, क्योंकि भारत अभी कंप्लीटली आजाद वहां पे नहीं हुआ था, वहां पे सब चीजें वो चल रही थी। ठीक है भाई, तो वो आपको अभी आगे मैं समझाऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वगैरह का सारा खेल है, तो हो क्या रहा था वो आपको आगे समझ में आएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि डोमिनियन ऑफ इंडिया लिखा जाए या इंडिया लिखा जाए, वहां पे अगर फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो सी राजगोपालाचारी आएगा। इन्हीं का ही शॉर्ट नेम क्या है, इन्हीं को क्या बोला जाता है, राजा जी। गांधी जी के समधी थे ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई जी, चलो आगे बढ़ते हैं हम। एक कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में हर बार पूछी जा सकती है, कभी भी फ्रीक्वेंटली आ सकती हैं, तो मैंने वो भी यहां पे मेंशन कर दी है। आप देखिए कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर कोई आपसे पूछ ले, है ना, सीजीआई जो होता है, तो आप बोलेंगे जस्टिस हरिलाल जे कानिया, है ना, शाकाल, तो बस हरीलाल जे कानिया हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर कोई भारत का पूछ ले तो वो हो जाएंगे सुकुमार सेन। ठीक है भाई, ये रहे आपके सुकुमार सेन, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष। उसके बाद जो है फर्स्ट इंडियन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अगर बोल दिया जाए आपको, तो इसमें हो जाएंगे चिमनलाल साहब, हो जाएंगे मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाद। ठीक है भाई, ये हो गए आपके सीतलवाद साहब। तो ये फोटोज इसीलिए लगाई हैं ताकि आपको चीजें हुक हो जाए, एक ही बार में चीजें याद हो जाए। उसके बाद अगर चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन आपसे पूछ लिया जाए तो वो कौन हो जाएंगे, केसी नियोजी। ये हैं आपके केसी नियोजी। ठीक है भाई, आई होप कि यहां तक आपको चीजें समझ आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये पूरा कॉन्टेक्स्ट एक हमने समझ लिया कि सारी की सारी पॉलिटी की शुरुआत कहां से हो रही है, हिस्ट्री के पैरेलल चल रही है। अब मेरे को जो आपको मेन बात बतानी है वो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बनानी है, कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। दो इसका जो आइडिया था वो 1934 के अंदर ही, 1934 के अंदर ही एम एन रॉय साहब ने दे दिया था। ठीक है, ये हम आगे भी
लिखा होगा, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और जो मोतीलाल नेहरू हैं, जो नेहरू जी के फादर हैं, है ना, जवाहरलाल नेहरू के, उन्होंने भी 1928 के आसपास कुछ किया है ना, अपनी रिपोर्ट बनाई। तो वो सब बातें जो हैं हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ के आ चुके हैं। बट मुद्दे की बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की डिमांड्स जो हैं पहले से ही शुरू हो रखी थी, और ये एक नीड बन चुकी थी इतना बड़े देश को। क्योंकि आप देखिए, जिस देश के अंदर हर 100-150 किलोमीटर पे कल्चर चेंज हो जाए, भाषा चेंज हो जाए, लोग चेंज हो जाए, तो भैया वहां पे तो उनको जोड़ना ही अपने आप में एक चैलेंज है। नहीं जोड़ा जा सकता। बहुत लोगों ने प्रयास किया, आप देखिए, बाकी तो छोड़िए, महाराणा प्रताप साहब ने इतना प्रयास किया कि राजपूतों को जोड़ ले, वहां राजपूत ही नहीं जुड़ रहे हैं। वो तो फिर भी चलो सिमिलर कल्चर है, वहां तक नहीं जुड़ पाए। तो यानी कि भारत के अंदर अगर जोड़ा जाएगा ना, भारत को तो डंडे के जोर पे ही जोड़ा जा सकता है, सीधा सीधा नहीं जुड़ते यहाँ पे लोग, है ना। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा कल्चरल और बिहेवियरल और वेशभूषा का डिफरेंसेस, लैंग्वेज के डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। ठीक है दोस्त, इस वजह से कोई ना कोई मीडियम तो चाहिए ही है। और यहाँ पे जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने हर किसी को सम्मिलित किया है। ऐसा नहीं किया हमारे संविधान बनाने वालों ने कि नहीं नहीं, हम तो सिर्फ जी पंजाब का कॉन्स्टिट्यूशन लिख देते हैं, है ना, इसके लोगों के हिसाब से, या तमिलनाडु के हिसाब से लिख देते हैं, है ना, या दिल्ली के हिसाब से लिख देते हैं। ऐसा थोड़ी किया है उन्होंने। हर व्यक्ति को, हर ग्रुप को, चाहे वो ट्राइब से, हर किसी को भी, है ना, कोई छोटे से छोटा व्यक्ति भारत के अंदर, बड़े से बड़ा व्यक्ति, सबको सम्मिलित करने की कोशिश की अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था ना, ये एक बल्कि था, इसमें हमने बहुत सारे देशों के संविधान से कुछ ना कुछ लिया है ना, बैगेज है ये, इसको बैगेज भी बोला जाता है ना। तो इस वजह से हमने बोला कि भैया ये इतना हैवी कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे वर्ल्ड का सबसे भारी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, और या बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है यही है। तो इसीलिए इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो हमने सिंबल रखा था ना, वो उस टाइम पे एलिफेंट रखा था। ये क्यूट सा एलिफेंट आपको याद रहेगा, है ना, गणेश जी। तो इन्हीं को हमने जो है, क्योंकि शुरुआत भी एक अच्छी हो गई है ना, गणेश जी के नाम से हो गई, तो ये जो है इनको रखा हमने सिंबल। हर चीज का एक सिंबल रखा जाता है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल था हाथी। समझ गए कि क्यों है? आई होप सो आप समझ गए होंगे। अब मुद्दे की बात यह है कि बातें तो बहुत पहले से चल रही थी, एम.एन. रॉयस के हिसाब से चल रही थी, मोतीलाल नेहरू के हिसाब से चल रही थी, काफी पुरानी, है ना। लेकिन अब 1946 में आके आप देखिए, एक्चुअली 1946 से पहले भी हुआ। आप देखिए कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुकी है ना, 30, 31, 32 के आसपास की बात है, पूना पैक्ट भी हुआ तब, है ना। तो वो सब किस लिए हो रही थी? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही तो हो रही थी। B.R. अम्बेडकर साहब तभी तो जा रहे थे बार बार हर जगह पे। तो आप समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन वहां से चलते चलते जब 1946 का टाइम आया और ब्रिटिशर्स को लगा कि अब तो भारत को आज़ाद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत वर्ल्ड के ऊपर प्रेशर था और इनके पास बिल्कुल भी फंड्स नहीं बचे थे कि ये इतनी ज़्यादा कॉलोनीज जो इन्होंने पूरे वर्ल्ड में बना ली थी उनको मेंटेन भी कर पाए, है ना। और लोग भी काफ़ी जागरूक हो चुके थे, तो इनकी सुन भी नहीं रहे थे। तो इनको जो है बहुत एक्स्ट्रा इनपुट लगाने पड़ रहे थे, जल्दबाजी थी इनको छोड़ने की भारत। तो इन्होंने सोचा कि भैया यहाँ पे क्या किया जाए अब। तो कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी गई। सीधी सी बात यह है, किसने बनाई? कैबिनेट मिशन प्लान ने बनाई। 1946 में ये प्लान आया था। उसने क्या बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। यहीं पे ही इसी टाइम पे इलेक्शन करवाकर एक अंतरिम सरकार भी बनाई गई थी। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो वो दोनों चीजें की गई हैं यहाँ पे, ठीक है। एक अंतरिम सरकार बनाई तो उसका यही मतलब था कि इनको समझ में आ जाए भैया कि कैसे चलाना है पूरे का पूरा देश। सीधी सी बात है। और एक लल्ला पब्बा तो देना ही होता है उन्होंने, है ना, कि अभी तो हम बैठे हैं राजा बन के, लेकिन ठीक है थोड़ा थोड़ा तुम भी चला लो। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अल्टीमेटली क्या किया? वहां पे ड्राफ्ट को कंप्लीट किया। ड्राफ्ट कंप्लीट करने में मोटा मोटा देखा जाए तो 3 साल लगे, लेकिन वैसे अगर एग्जैक्ट आपको देखना है तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, ठीक है। तो वही लगभग 3 साल हो गए। और जब ये ड्राफ्ट बन के रेडी होता है तो 26 नवंबर 1949 को ये ड्राफ्ट बन के रेडी होता है। मैंने बोला ना कि पूरा कंप्लीट जो है वो 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था, लेकिन लागू नेहरू जी ने बोला कि भैया इस डेट को नहीं करेंगे, इस डेट को करेंगे। तो जो फाइनली जो कमेंस हो रहा है, कमेंस का मतलब होता है लागू होना, है ना, शुरू होना, वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। अब आप देखिए कि ये भी भ्रम आ सकता है कि क्या सिर्फ अंबेडकर साहब ही थे जिन्होंने पूरे का पूरा संविधान लिखा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत सारी कमेटीज थी, मेजर भी थी, माइनर भी थी। अब उसमें से जो मेन कमेटी होती है वो है ड्राफ्टिंग की कमेटी, जो ड्राफ्ट बना रही है। एंड B.R. अम्बेडकर साहब वाज वेरी कीन अबाउट दिस थिंग कि मेरे को संविधान के अंदर पार्टिसिपेट करना है भाई, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना, कि दलितों की तो कोई बात ही नहीं सुनेगा। उस टाइम पे तो वैसे ही इतना छुआछूत चल रहा है ना, तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी, तो हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनेगा, है ना। तो इस वजह से वो संविधान के अंदर घुसे हुए हैं। हर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी जा रहे हैं। नहीं तो फिर क्या है कि संविधान तो हो सकता है कि नेहरू जी भी लिख देते हैं ना, क्रेडिट वॉर के लिए। बट ऐसा नहीं था।
जो है अंबेडकर साहब जो है उन्हीं को दिया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी वाज द मेन कमेटी और उसके चेयरमैन थे B.R. अम्बेडकर साहब। इस वजह से ही इनको बोल दिया जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ आ गई आपको बात ये, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब थे। आई होप कि अभी तक का कॉन्टेक्स्ट आपको सारे का सारा समझ आ गया होगा। अब हम इन्हीं चीजों को ये देखते हैं कि भैया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आपसे चीजें पूछी जा सकती हैं, और वो सारी की सारी चीजों को यहां पे सम अप करने की कोशिश करते हैं। देखिए कि आप जब भारत के अंदर कैबिनेट मिशन प्लान आता है तो ये पूछा जा सकता है कि उसके अंदर टोटल मेंबर्स कितने थे। सिर्फ छोटी सी चीज नहीं पूछी जाएगी कि भैया सीक्वेंस बताओ कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है ना, फिर कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना। जरूरी नहीं है कि ऐसा पूछे, है ना। वो किसी एक जगह पे ठहर के भी चीजों को पूछ सकता है, और उसी में ये है ना। हालांकि हिस्ट्री में भी ये सब चीजें हम पढ़ते हैं। तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर 3 लोग आपके आए थे, है ना। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति था वो कौन है आपका, लॉरेंस बिश्नोई साहब, है ना। अब आप सोचेंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूं, तो आप देखिए कि पथिक लॉरेंस जो है सबसे पहले कौन हो गए, पथिक लॉरेंस। लॉरेंस बिश्नोई से याद रख लीजिए, आपको याद रखनी है चीजें और कुछ नहीं है ना। तो पथिक लॉरेंस जो है सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। 3 व्यक्ति टोटल आए थे, मेरी उंगलियों की तरफ देखिएगा। पथिक लॉरेंस पहले थे, और ये क्या थे, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है तो क्या करे, कंचे खेलेगा यूं करके, जी नहीं। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने अपना एक नुमाइंदा, अपना आप कह लीजिए चमचा या जो भी बोल लो, दलाल बोल लो, यहां पे बिठा रखा था भारत के अंदर, और वो जो भी चीज पूछती थी भारत के अंदर, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही वो उसी से ही पूछती थी। ऐसा नहीं करती कि कहीं नेहरू जी से पूछ रही, गांधी जी से पूछ रही है, वाइसरॉय से पूछ रही है, अलग अलग लोगों से पूछ रही, जी ऐसा नहीं होता था। एक ही व्यक्ति से वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है लिया करती थी, और वही कौन था, पथिक लॉरेंस था, उस टाइम का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ठीक है भाई। दूसरा आपका जो आता है वो A.V. अलेक्जेंडर साहब आते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंडर है ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट से A.V. अलेक्जेंडर। और तीसरा जो आपका आएगा वो स्टैफर्ड क्रिप्स आएगा। तो ये 3 जो व्यक्ति हैं इनका नाम आपको याद रखना है, A.V. अलेक्जेंडर, स्टैफर्ड क्रिप्स और पथिक लॉरेंस। ये किस में थे, कैबिनेट मिशन प्लान में थे, और ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रपोजल रखा किसने था कि भैया भारत के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए है। तो आप उस व्यक्ति का नाम याद रख लीजिए, M.N. रॉय साहब। इन्होंने बोला कि 1934 के अंदर एक इन्होंने प्लान प्रपोज किया। देखिए ये बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें कर रहे थे एक तरह से, अगर देखा जाए तो कांग्रेस जो कर रही थी वो एक तरह से आप समझिए कि दीमक की तरह घुस रही थी अंग्रेजों के सिस्टम में। जैसे वो भारत के सिस्टम में घुसे, ऐसी कांग्रेस वहां पे घुस रही थी। ये नहीं बोल रहे थे कि हमें भैया राजपाट चाहिए है ना, ये तो बातें कम चल रही थी। बातें कैसी चल रही थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे दो हमें। अब देखो है कायदे से वो भी वही चीज है, रियल में तो यही है ना। इसीलिए तो अंग्रेज क्या करते थे, कभी थोड़ी सी चीज दे दी, थोड़ी सी चीज दे दी, है ना, कभी टॉफी दे दी, कभी चॉकलेट दे दी, उसी के सहारे जो है वो अपना शासन घसीटते जा रहे थे, घसीटते जा रहे थे। लेकिन ये भी कम नहीं थे, ये भी मांगे जा रहे थे, मांगे जा रहे थे ना भाई हमारा टॉफी से कुछ ना होगा, अब चॉकलेट दे, चॉकलेट के बाद अब इससे कुछ ना होगा, चिप्स का पैकेट भी दे दे, है ना, सब दे दे हमें सारी कन्फेक्शनरी हमें दे दो। तो वैसा वाला सीन यहाँ पे चल रहा था। तो आप देखिए M.N. रॉय साहब ने कब ये प्लान प्रपोज किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह रहा हूं मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कह रहा हूं 1934 में। और इन्होंने क्या बोला कि इसके अंदर जो सदस्य हैं वो भारत के होने चाहिए, ठीक है भाई। अब यही देखिए, यही सारी की सारी क्लेश की जड़ थी। आप मेरे को खुद बताओ कि लाला लाजपत राय की डेथ ही ना होती, अगर ये सब पंगा ना होता, वो व्हाइट मैन कमीशन आता ही नहीं भारत के अंदर, तो इतना पंगा होता ही नहीं, है ना, इतनी प्रोटेस्ट होती ही नहीं। तो आप खुद सोचो। और उधर से आप नेहरू रिपोर्ट को देखिए, है ना, मोतीलाल नेहरू जी की नेहरू रिपोर्ट को देखिए, तो वो सब करने की जरूरत ही क्या पड़ रही थी, क्योंकि भारत के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, अंग्रेज क्या कर रहे थे, उसमें किसी को भारतीयों को किसी को भी पार्ट बना ही नहीं रहे थे, वो खुद ही बना रहे थे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी चीज पे ऐतराज जो हो रहा था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को हो रहा था, उनके लीडर्स को हो रहा था, है ना। और भारतीयों के अंदर रोष भी पैदा हो रहा था कि भैया जब हमारे ऊपर राज करना है, हमारे ही बीच के जो लोग हैं उनको तो आप इंक्लूड कीजिए। ऐसा थोड़ी होता कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना दोगे। और मैंने भाई आपको बताया कि जब भारत के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अल्टीमेटली फाइनली, तो उन्होंने ये सोच के नहीं बनाया कि हम भारत के लोगों को ये कॉन्स्टिट्यूशन देंगे, उन्होंने ये सोच के बनाया कि भारत के लोग ही खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन देंगे, ठीक है। वो हम प्रियम्बल में भी देखेंगे इस चीज को। तो इस वजह से सारे का सारे जो क्लेश है, आप देखिए जब आप डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो आप जाके पीछे देखते हैं कि भैया ये छोटी सी चीज का एवज कितने बड़े बड़े हो रहे हैं पीछे जाके, है ना। तो वही सारी चीजें हैं। आई होप कि ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जितना भी आपका अब भारत के अंदर कोई भी रूल बनेगा या कुछ भी बनेगा, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की गाइडलाइंस उसमें बना दी थी, है ना। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही उस चीज को क्रिएट करेगी। कोई भी कानून बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हेल्प से ही बनेगा। ऐसा वाला इन्होंने पूरा सीन जो है क्रिएट करने की कोशिश की थी एक तरह से। फिर उसके बाद आप देखिए कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। होता क्या है कि फ्रांस के अंदर एक प्रैक्टिस है,
वहां पे क्या करते हैं कि अगर मान लो कि कहीं पे भी किसी भी चीज का हेड घोषित करना है कि भैया हेड बनाते हैं आप किसी का, तो वो चाहे परिवार का हेड है चाहे किसी कम्युनिटी का हेड बनाना है, तो वो किसको बनाएंगे? तो वहां पे एक प्रथा थी, काफी समय से वो चल रही थी, जिसमें क्या होता था कि सबसे एज्ड व्यक्ति जो होता है, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है, उसको जो है उस कम्युनिटी का या उस पूरी की पूरी जगह का हेड बना दिया जाता है ना। तो उसी के आधार पर भारत के अंदर भी ये चीज की गई कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जब वो बनी, तो उसका हेड ऐसा थोड़ी कि शुरू में ही इलेक्टेड हो जाएगा। तो शुरू में क्या किया गया, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति उस टाइम पे कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इन्हीं को जो है यहाँ का हेड बना दिया गया, एक तरह से कह सकते हैं इंटरिम प्रेसिडेंट बोल सकते हैं। ये भारत का प्रेसिडेंट नहीं मैं बोल रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट। तो प्लीज इस चीज में आप क्लैरिफाइड रहिएगा। और ये किस प्रैक्टिस पे था? फ्रेंच प्रैक्टिस पे था, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे गांव में बड़े बुजुर्ग को किसी को सरपंच बना दो, ऐसा करके आप समझ लीजिए, सर्वसम्मति के साथ। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है, आपस में ये लोग वोटिंग करते हैं और यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो क्या बन जाते हैं? प्रेसिडेंट बन जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ध्यान रखिएगा, मैं भारत के प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं। कौन बन जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन कई बार पेपर में यहां तक एग्जामिनर नहीं रुकता, वो 2 कदम और आगे चलने की कोशिश करता है और वो सोचता है कि मैं इनसे ये भी पूछ लूं कि वाइस प्रेसिडेंट कौन थे। तो वाइस प्रेसिडेंट भी याद रख लो भाई, एच.सी. मुखर्जी जो है वो वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है भाई। प्रेसिडेंट भी बता दिया और वाइस प्रेसिडेंट भी बता दिया। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के बारे में भी पूछा जा सकता है कि भैया उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? तो वो बी.एन. राव साहब थे। ये भी आप नाम याद रखिएगा, ये कौन है? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हैं, ठीक है भाई। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि ये सारे का सारा जो खेल हो रहा है ना, 11 दिसंबर 1946 में हो रहा है। वहीं पे जो है 2 सितंबर को देखिए, 2 सितंबर 1946 को ही इंटरिम गवर्नमेंट बन रही है। अब यहाँ पे देखिए कि एक इलेक्शंस होते हैं, वैसे इलेक्शन मत समझ लीजिए क्योंकि कोई जनरल इलेक्शन बहुत तगड़े हो रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे समझिए कि इलेक्शंस हुए, छोटे मोटे इलेक्शन समझिए। और उस टाइम पे तो जो सफरेज का यानी एडल्ट सफरेज का मतलब एक तरह से कि वोट देने का भी अधिकार जो है सिर्फ उन लोगों को हुआ करता था जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे या फिर जो अपर क्लास थी। एक तरह से अपर क्लास का मतलब है कि जो रिच पीपल थे वही वोट दे सकते थे। भारत में गिन के 10% भी लोग नहीं थे इतने, है ना। तो आप समझिए कि नॉर्मल लोगों को अधिकार ही नहीं था वोट देने का, समझ गए। तो यहां पे है जो अंतरिम गवर्नमेंट में 14 जो है टोटल मिनिस्टर बनते हैं। प्रेसिडेंट 2 उनको बोला जाता है कि माउंट बैटन को प्रेसिडेंट बनाया गया, बट हम प्रेसिडेंट में जो है इंटरेस्टेड नहीं है। हमारा इंडियंस का क्वेश्चन है कि इंडियंस के बारे में कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। यहाँ पे आप देखिए जैसे ये नेहरू साहब खड़े हैं, है ना। इधर आप देखिए राजेंद्र प्रसाद साहब खड़े हैं, ये लौह पुरुष जो हैं अपने वल्लभ भाई पटेल खड़े हैं। तो आप देखिए कि जो जवाहरलाल नेहरू साहब हैं इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, साथ में एक्सटर्नल अफेयर इनको दिया गया, कॉमनवेल्थ रिलेशंस इनको दिया गया। मोटे मोटे तौर पर अगर आप बोलें तो डी फैक्टो पीएम जो है, डी फैक्टो पीएम का मतलब है कि है नहीं, मतलब नाम के नहीं है पर काम के हैं, काम वही है ना, नाम नहीं है पर काम वही है, क्योंकि डी फैक्टो पीएम का मतलब है कि पावर वही है, सब कुछ काम वही कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरे हैं वल्लभ भाई पटेल, होम मिनिस्ट्री इनको दे रखी है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी इनको दे रखा था। और तीसरे बने बलदेव सिंह, इनको डिफेंस सेक्टर दे दिया गया। फिर चौथे हैं जॉन मथाई, इनको इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज दे दिया गया। और पांचवें जो है वो सी राजगोपालाचारी हैं, इन गांधी जी के समधी हैं ये, ठीक है, मैंने बताया भी था हिस्ट्री के अंदर। इनको दिया गया एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो ये 5 मेजर हैं, बाकी के देखिए कि बहुत सारे हैं, आप याद करना चाहिए जैसे भी आप देख लीजिएगा एक बारी, बट ये मेजर 5 जो है ये तो याद होने ही चाहिए। अब आने को कुछ भी आ जाता है, इसीलिए मैंने ये चार्ट पूरे का पूरा डाल दिया है। आई होप कि ये स्लाइड भी आपको क्लियर हो गई कि एंट्रिम गवर्नमेंट कैसी बनी और किन लोगों के द्वारा बनाई गई भारत के अंदर। अब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बन गई है ना, अब फाइनल जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या काम किया वो आपको इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना है। फाइनल जब देखिए कि भारत आज़ाद हुआ ना, इंडिपेंडेंस हुई, ये है ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस काम, आफ्टर इंडिपेंडेंस, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस का जो है इनका मेजर काम देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना तो था लेकिन ये सब काम भी हुए हैं। कौन कौन से हुए हैं आप देखिए कि 12 जुलाई 1947 को तिरंगा झंडा, जो कि आपको पता है पिंगलई वेंकैया ने इनको डिज़ाइन किया था, इसको नेशनल फ्लैग बना दिया गया। गांधी जी ने बोला भी था कि कई देशों ने बलिदान दिए हैं, बहुत बहुत लोगों ने सिर्फ झंडे के लिए, झंडा बहुत जरूरी है। तो इन्होंने झंडा पहले ही तुरंत लगे हाथ जो है झंडा भी अपना लिया अपना, है ना, पहले ही अपना लिया था, ठीक है। तो अडॉप्ट किया गया नेशनल फ्लैग को, सबसे पहला काम ही ये किया गया। उसके बाद आपको ये याद रखना कि नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग एक ही दिन अडॉप्ट किए गए हैं, है ना। तो नेशनल एंथम अपना रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने जनगण मन जो लिखा है, और नेशनल सॉन्ग तो आपको पता ही है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम हो गया, है ना। तो ये दोनों जो है एक ही डेट को 24 जनवरी 1950 को ही
अडॉप्ट कर लिए गए थे। ये आपको ध्यान रखना, दोनों की डेट सेम है। पेपर के अंदर मैंने देखा था कि इस बार जो इन्होंने पूछा, इन्होंने स्टेटमेंट्स देके पूछा था और उसमें एक स्टेटमेंट में ये लिखा था कि सॉन्ग की जो डेट है ना वो अलग लिखती थी, तो वहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार पेपर में ऐसे उल्टे पुल्टे करके क्वेश्चन पूछता, और मैंने बोला ना डेट सेम है तो वहाँ से ऑप्शन एलिमिनेशन ईजिली हो जाता है ना, कि कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है, तुरंत पकड़ में आता है। फिर उसके बाद एक काम क्या हुआ है 24 जनवरी 1950 के आसपास ही, कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं इनको फर्स्ट प्रेसिडेंट चुन लिया गया। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा कि इस डेट को क्यों चुना गया है, क्योंकि पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, और जब तक कि आपका संविधान लागू नहीं होता तब तक प्रेसिडेंट कैसे बन जाएगा, समझ रहे हो इस चीज को। इस वजह से 24 जनवरी 1950 को इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तो पहले ही थे, लेकिन जो इंडिया के बने वो 24 जनवरी 1950 को बने। आई होप कि ये कहानी आपको समझ आई होगी। अब जो हमारा संविधान है इसको लिखा कैसे गया था, क्या आपने एक कहानी सुनी है वेद व्यास जी और श्री गणेश वाली, है ना। तो आपने देखा होगा कि वेद व्यास जी बोल रहे हैं महाभारत और श्री गणेश जो है वो लिख रहे हैं। तो वैसे आप समझ लीजिए कि जो अंबेडकर साहब हैं और पूरी की पूरी कमेटीज़ हैं उन्होंने बेशक से बनाया, लेकिन उसको फाइनली जो अच्छी साफ सुथरी शब्दावली में लिखा जाएगा वो किसने लिखा है। ये दो लोग हैं जिन्होंने लिखा है, प्रेम बिहारी नारायण ज़्यादा का नाम याद रखना है और वसंत किशन वैद्य का नाम याद रखना है। अब ये जो है इंग्लिश में अगर बोला जाए कि कैलीग्राफर कौन थे जिन्होंने संविधान लिखा, तो आप बोलेंगे प्रेम बिहारी रायजादा। लेकिन वहीं पे हिंदी लैंग्वेज के अंदर इन लोगों ने क्या है इटाली का फॉन्ट के अंदर लिखा है, तो ये लिखा है वसंत किशन वैद्य ने। ठीक है दोस्त, तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, एक भी नाम को आप छोड़ नहीं सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मोटे मोटे चीज़ें इसने इंडिपेंडेंस के बाद क्या किया, इस इंडिपेंडेंस से पहले ये बनी कैसे, वो सब हमने देख लिया। लेकिन अब जो कहानी है वो ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी हुई है इसके अंदर मेंबर शुरू में कितने थे और बाद में कितने रहे, क्योंकि मेंबर्स के ऊपर भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है, तो उसका कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। आप देखिए कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये पूरे समझिए, ये पूरी लाइन देखिए एक बार। ये पूरी लाइन जो है ये 389 मेंबर्स थे जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। हिंदू मुसलमान सब यहीं पे हैं, है ना, जो पाकिस्तानी है वो भी यहीं पे हैं, क्योंकि एक ही तो था। आप देखो कि मोटे मोटे तौर पे अंग्रेजों ने जो भारत के 4 टुकड़े किए, 4 टुकड़े कौन कौन से किए, बर्मा को भारत से अलग कर दिया, एक भारत खुद हो गया, तीसरा पाकिस्तान हो गया, चौथा अफगानिस्तान हो गया। अफगानिस्तान तक हमारा राज था। और इवन अगर आप चोला एम्पायर के अंदर देख लेंगे तो नीचे जब आप साउथ में भी जाएंगे, साउथ ईस्ट में जब जाएंगे, है ना, तो वहां तक भी जो है श्री विजय एम्पायर, अगर आपने पता नहीं सुना है किसी ने कि नहीं सुना है, तो वहां तक राज था। मेरा एक बार मन है कि मैं वो भी बनाऊं कि अखंड भारत रियल में कैसा था, पूरी स्टोरी बनाऊं। बट ठीक है, अभी के लिए मोटे मोटे तौर पे आप समझिए कि जो इंडोनेशिया बाली वगैरह आपने सुना होगा ना, ये सब वहां तक हमारा पूरा फैला हुआ था। इवन आप बाटू केव्स की बात करते हैं तो मलेशिया तक भी, है ना, मलेशिया में भी हिंदू राजा, क्योंकि बाटू केव्स भगवान श्री कुमार कार्तिकेय जो हैं उनका मंदिर है बाटू केव्स। आप सर्च करके देखिए मलेशिया में, तो आपको समझ में आएगा कि कहां कहां तक अखंड भारत जो है फैला हुआ था, लेकिन अंग्रेजों ने बिल्कुल ही तोड़ के रख दिया। तो मोटे मोटे तौर पे 4 टुकड़े हुए हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब जब फाइनल जो 2 टुकड़े हो रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के, उससे पहले का सिनेरियो तो ये है, और जब टुकड़े हो गए तो ये पाकिस्तानी यहां से निकल गए, यूं समझ गए, ये यहां से निकल गए। जब ये निकल गए तो कुछ लोग इनके साथ चले जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, है ना, और कुछ लोग पीछे बचेंगे। तो जो पीछे बच रहे हैं ये आधे आधे तो डिवाइड नहीं हो रहे ना एरिया के हिसाब से। पाकिस्तान तो बहुत छोटा भारत के हिसाब से, और वहां का पंजाब निकाल दो तो पाकिस्तान में बचता क्या है, फिर कुछ भी नहीं बचता, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये जो पाकिस्तानी लोग हैं ये यहाँ से आधे आधे नहीं गए हैं। मोटे तौर पर आप देखिए कि 389 थे तो 299 भारत में रुके और बाकी लोग यहां पे चले गए। ये एरिया के हिसाब से, है ना, जो जिस एरिया के हिसाब से बना हुआ है उस एरिया के हिसाब से। ऐसा नहीं कि जिसका दिल किया तो नहीं मैं उधर रहूंगा, नहीं तो उधर रहूंगा, ऐसा नहीं था। वो जिस एरिया के थे, जिस तरफ से आ रहे थे, है ना, वही तो मेंबर चूज किए जाते हैं। तो उस एंगल से वो जहां जहां उनका एरिया पड़ रहा था वो वहां वहां रह गए। तो 299 मेंबर जो है भारत के आफ्टर डिवीजन कह लीजिए या आफ्टर पार्टीशन जो है रहे। समझ गए इस चीज को। तो अब ये जो 299 मेंबर है इनका हिसाब लेते हैं कि भैया ये जो 299 मेंबर हैं इसमें कितने तो राजा रजवाड़े हैं और कितने जो हैं इलेक्ट होकर आए हैं। तो वो सब बातें भी तो देखनी पड़ेंगी, ऐसा थोड़ी कि 299 बस याद रख लिया। तो और अभी तो मैं वीमेन के बारे में भी बताऊंगा, वो आगे बताऊंगा। अब जो भारत की ये ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये है आफ्टर पार्टीशन। जब भारत का पार्टीशन हो गया तो अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुछ ऐसी है 299 मेंबर, जिसमें से 229 मेंबर्स ऐसे हैं जो इलेक्ट होकर आए हैं। अब आप समझना कि उस टाइम का जो भारत है वहां पे जो है बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स भी हैं और बहुत सारी स्टेट्स भी हैं। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स भी हैं और स्टेट्स अब प्रोविंसेस समझ लीजिए। ठीक है, ये हो गई प्रोविंसेस
और ये हो गए प्रिंसली स्टेट्स, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। सॉरी, अब कुछ तो रजवाड़े आएंगे, राजा रजवाड़े, और कुछ जगह पे जहाँ पे प्रोविंस है वहाँ पे इलेक्शन होगा और जो लोग जीत जाएंगे वो आ जाएंगे, सिंपल सी बात। तो 229 इलेक्टेड मेंबर हैं यहाँ पे 12 प्रोविंसेस से, यानी 12 प्रोविंस हुआ करती थी, एक तरह से 12 स्टेट मान लीजिए जहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, जहाँ पे लोगों का राज हुआ। और बाकी के जो अब 29 प्रिंसली स्टेट्स हैं, है ना, 29 प्रिंसली स्टेट में से 70 का नॉमिनेशन हुआ है। नॉमिनेशन का मतलब होता है यहाँ पे इलेक्शन नहीं, राजा रजवाड़ों के वहाँ पे कैसे इलेक्शन हो जाएगा, राजा तो बोलता है कि सब मेरा है ना, सारी संपत्ति पूरी की पूरी राजा की है। तो फिर जब वो मोनार्की है तो वहाँ इलेक्शन का कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो है 70 नॉमिनेट हुए हैं। अब हो सकता है कुछ स्टेट से, है ना, 2 लोगों को नॉमिनेट कर दिया, वो जैसे आज भी एरिया के हिसाब से ऐसे ही होता है ना। आप देखिए कि एमपीज कोई हर जगह पे इक्वल थोड़ी है, जो जितना एरिया है उस हिसाब से होता है। तो हो सकता है कि उन्होंने उस हिसाब से जिस स्टेट की जितनी इंपॉर्टेंस है ना, उस प्रिंसली स्टेट को उतनी उतनी सीट्स दे दी हो, नॉमिनेट कर दिया हो, वैसा भी हो सकता है। तो 70 जो है प्रिंसली स्टेट से आई थी। ये सिनेरियो है आफ्टर पार्टीशन का। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए कि पार्टीशन से पहले कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सभी को नहीं रखा जाता था, है ना, छोटी मोटी स्टेट्स को नहीं रखा जाता था। टोटल तो जो है प्रिंसली स्टेट्स 600 थी, 600 प्रिंसली स्टेट्स, लेकिन 600 की 600 को थोड़ी रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो है टोटल 93 थी। ये कब था? ये था बिफोर डिवीजन, बिफोर पार्टीशन जो है प्रिंसली स्टेट्स कितनी थी? 93 थी। क्या ये कहानी आपको समझ में आई है? इतनी सी बहुत सिंपल भाषा में मैंने पूरी बात आपको समझा दी। 100% सवाल बनेंगे इस स्लाइड से, ये कोई मजे के लिए नहीं मैंने बताई है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। आप देखो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या चीज है और ये किसने जो है इसको मूव किया या पास किया, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है, सबके चाचा जी जो है ना, वो फूल लगा के यहाँ पे घूमते हैं, आपको पता होगा इनके बारे में। नहीं पता है तो आप याद कर लीजिएगा, है ना। यही जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बनते हैं, तो वहां से आप ध्यान रख लीजिएगा। तो 13 दिसंबर 1946 के अंदर ये क्या करते हैं? एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करते हैं। अब ये कुछ नहीं है, आप समझो कि आज की डेट में अगर आपको समझना है कि क्या है, तो आप प्रियम्बल समझ लो कि प्रियम्बल ही जो है वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अल्टीमेटली इसका बात ये थी कि भैया हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है सरकार बनाने का। अगर हम भारत के अंदर एक सरकार बनाते हैं तो व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव, क्या रहेगा हमारा ऑब्जेक्टिव, वो चीज जो है यहाँ पे लिखनी है। और आप देखिएगा जब आप प्रियम्बल में पढ़ाऊंगा आपको, तो उसमें यही सब तो लिखा हुआ है कि सबको जस्टिस देनी है, सबको इक्वालिटी देनी है ना, चाहे वो इकोनॉमिकल जस्टिस हो, इकोनॉमिकल इक्वालिटी हो, हर एंगल से, है ना, सब ब्रदरहुड के साथ रहेंगे, एक इक्वालिटी, एक फ्रेटर्निटी, है ना, इंटीग्रिटी, ये सब चीजें जो है, सोशलिस्टिक नेचर, ये सब चीजें जो है कहाँ से आ रही है, कहाँ पे लिखी गई हैं? ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको एक प्रियम्बल की फॉर्म में लिख दिया गया। आप ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है। और किन की हेल्प से लिखा है? नेहरू जी की हेल्प से लिखा, आप ऐसे समझ लीजिए, है ना। अब ऐसे ही होता था यार उस टाइम पे, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है ना। तो आप देखिए कि क्रेडिट वॉर तो चलता ही था, हर चीज में क्रेडिट वॉर चलता था। एनीवेज उस चीज में हम नहीं घुसेंगे। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो असेंबली थी, ये पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये इसके टोटल 11 सेशन हुए थे, जो कि 2 साल 11 महीने 18 दिन तक चले थे लगभग, मोटा मोटा। मैंने आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले कि 3 साल के आसपास तक जो है चले थे। और जो अगर ड्राफ्टिंग कमेटी बोला जाएगा कि कितने दिन बैठी थी, तो 141 दिन जो है ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी थी, ठीक है। और टोटल खर्चा अगर बोला जाए संविधान बनाने में, तो वो 64 लाख रुपए का आया था, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नेहरू जी जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास कर रहे हैं। आप यहाँ से थोड़ा सा चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इसके बहुत सारे सेशन भी हुए हैं। अब ये जितने भी सेशन हुए, क्या ये सारे के सारे याद रखने की ज़रूरत है? जी नहीं, ये सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये सेशंस कुछ ऐसे ही समझ लीजिए जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन होते थे, है ना, वो तो हमें बहुत सारे सेशन याद रखने पड़ते हैं। उसमें प्रेसिडेंट कौन है और क्या उनका ऑब्जेक्टिव था, कहाँ पर वो सेशन हुआ, ऐसी चीज़ें बहुत सारी याद रखनी पड़ती हैं INC के अंदर। लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक जो एग्जामिनर अगर पूछ सकता है, जो मुझे लगता है, तो वो ये पूछ सकता है कि पहला सेशन कहाँ हुआ और कब हुआ। तो 9 दिसंबर से 23 दिसंबर के अराउंड आप बोलेंगे कि ये पहला सेशन हुआ। और ये जो है आपका 1946 की बात हो रही है, क्योंकि तभी तो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है 1946 के अंदर। यही तो मैंने आपको पहले भी बताया। और टोटल मेंबर 207 इसके अंदर थे, ठीक है भाई। ये आपसे पूछा जा सकता है पहले सेशन के बारे में, तो पहले सेशन का मोटा मोटा आपको सब चीजें याद होनी चाहिए, है ना। प्रेसिडेंट कौन थे, इंटरिम प्रेसिडेंट कौन थे, वो तो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ पीछे। और इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा, आखिरी के सेशन की 11th सेशन कब हुआ था? तो चाचा नेहरू का बर्थडे कब होता है?
14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाते हो ना, बचपन से मना रहे हो ना तुम, गुलाब का फूल लेके, वही वाला है ना। तो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 को, ये ध्यान रखिएगा, 1949 को आज़ाद होने के बाद भी कांग्रेस कह रहा हूँ, अपना असेंबली के सेशंस चल रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा था, 1949 में भी क्यों चल रहे थे जब भारत आज़ाद हो गया था। तो भाई इतनी देर तो आपको बता दिया कि जो नेहरू साहब हैं उन्होंने क्या बोला कि जो संविधान है वो तो कब का बन गया, लेकिन उसको पास ना होने देंगे अभी, है ना, उसको रोक के रखो। वो बताया था ना लाहौर सेशन वाला सारा का सारा सीन। तो वो जो है जब हमारा संविधान लागू जो हो रहा है, इनेक्ट जो हो रहा है, वो कब हो रहा है, 26 जनवरी 1950 को। तो ये कब है, उससे 2-3 महीने पहले की बात चल रही है ना, 1.5-2 महीना पहले की। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे भी फिर सब कार्यभार कौन संभाल रही थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही संभाल रही थी। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है भाई। उसके अलावा जब ये सारे के सारे सेशन हो गए आपके, ये आखिरी सेशन था, है ना। तो अब क्या हो रहा है, 26 जनवरी 1950 को क्या करते हैं, सभी लोग मिलकर एक दस्तावेज पे साइन कर देते हैं, जो कि क्या बन जाता है, भारत का संविधान बन जाता है। और उसी को हमने क्या बोल दिया है कि भैया आज के दिन हम, जब संविधान हमारा बन गया है और साइन हो गया है, लागू हो गया है, तो अब जो हमारा पूरा का पूरा देश चलेगा वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से नहीं चलेगा। यानी पावर अब जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास नहीं है, वो सारी किसको शिफ्ट की गई, संविधान को शिफ्ट की गई, उस किताब को शिफ्ट की गई, और उसी के आधार पर पूरे का पूरे भारत के अंदर राजपाट चलेगा, ठीक है। और इसके लिए ये 2 दिन पहले मिलते हैं सब, 24 जनवरी को, है ना, और तब डिसाइड कर लेते हैं और 26 जनवरी को पास कर देते हैं। सिंपल सी बात है, और कुछ भी नहीं है उसके अंदर, है ना। तो वो चीज़ मैंने आपको बता दी। तो ये सभी लोग जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व, वो आप देख सकते हैं। ऐसे ही ये हिंदी में भी लिख दिया, आप हिंदी वाले देख लेंगे, इसको कुछ नहीं है इसके अंदर, सिंपल सी बात है। अब हम बात करते हैं कि जो विमेन का पार्टिसिपेशन है वो कैसा रहा, और इंपॉर्टेंट जो चीज़ें विमेन के बारे में पूछी जा सकती है मैं वो बता देता हूं आप लोग को, है ना। कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर देखो हर चीज़ को देखना जरूरी होता है। आप देखो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जब स्टार्ट हुई थी तो मैंने आपको क्या बताया था कि वो तो पूरी की पूरी वकीलों की जमात थी, और उसके अंदर तो कोई विमेन भी नहीं रखी थी, सब वकील ही भरे हुए थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया है। उन्होंने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी ऐसे किया था कि विमेन को बाद में लेकर आए, है ना, एनी बेसेंट को, सरोजिनी नायडू को। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था कि बाद में लेके आ रहे हैं, यहाँ पे शुरुआत से ही विमेन उसका पार्ट थी। क्योंकि ये सब आप देखो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये रिफाइंड फॉर्म बन रहा था सब कुछ, और कुछ नहीं है, है ना। सिंपल सी बात अगर आप समझेंगे तो आप देखिए ये सारी की सारी लेडीज यहाँ पे बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट लेडीज भी हैं, जैसे अमू स्वामीनाथन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके, सरोजनी नायडू इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सरोजनी नायडू के बारे में अगर मैं बोलूँ तो एक खास बात है इनके बारे में कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फर्स्ट आप बनेंगे, फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट, ठीक है। ये फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट मत बोल देना, फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट। तो वो कौन थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बोल रहा हूँ मैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की नहीं, वो सरोजनी नायडू थी। अच्छा, अगर आप कोई मेरे को कमेंट करके ये भी बता सके कि ये एक जगह पे गवर्नर भी रह चुकी हैं, है ना, किसी जगह की, वो भी आप बता सकते हैं। एक और चीज़ मेरे दिमाग में आ रही कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट कौन थी। ये तो फर्स्ट इंडियन वीमेन होगी, लेकिन फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट अगर बोल दिया जाए तो वो एनी बेसेंट थी, ठीक है। तो कंफ्यूज मत करना एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू में। तो ये तो मैंने आपको बताई इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इन सबका जो है बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि वहाँ से ही वो सारी की सारी चीज़ चलती आ रही थी। और ऐसे ही 1-2 और हो सकती हैं लेडीज़, हाँ, विजय लक्ष्मी पंडित, ये कौन है, ये नेहरू जी की सिस्टर हैं। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, अगर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, तो वो आप बोलेंगे कि विजय लक्ष्मी पंडित हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ इनका पॉइंट। अच्छा, ये अम्मू स्वामीनाथन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप देखिए कि टोटल वीमेन थी कितनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। जब पार्टीशन नहीं हुआ था तो आपको मैंने बताया था कि टोटल वीमेन कितनी थी, 15। लेकिन पार्टीशन के बाद कुछ सहेलियां उस पार चली गई और कुछ सहेलियां यहां रह गई, तो सहेलियों का विछड़न हो गया, ऐसा समझ लीजिए। तो यानी कि अल्टीमेटली भारत के अंदर कितनी रह गई थी, 9 वीमेन जो है पार्ट रह गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और बाकी की जो है सरहद के उस पार यानी कि पाकिस्तान में चली गई, ये समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए कि जो विमेन है ये मैंने सारी लिख दी हैं, और इन्हीं को मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ कर दिया ताकि आप पढ़ पाएं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि अम्मू स्वामीनाथन जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनके बारे में अभी लेटेस्टली एग्जाम के अंदर पिछले 1-2 साल के अंदर ही क्वेश्चन पूछा गया था। और सबसे फनी बात तो ये है कि मैं जब थोड़ा सा एक साइड में पंजाबी गाने सुन रहा था और एक साइड मैंने इनकी फ़ोटो सर्च करी अम्मू स्वामीनाथन की, तो भाई
मैं जब फोटो सर्च कर रहा हूँ तो वो भाई मेरे को यूट्यूब के अंदर पंजाबी गानों के बीच में किसकी एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है, साउथ वालों की एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है वो वही जोमेटो स्विगी वाली एड्स थी, लेकिन समझ ना आ रही थी। मैंने कहा ये चल क्या रहा है, बाद में पता लगा कि इनका तो एआई टुच्चा है भाई, है। तो आप देख रहे हैं ना कि कैसे हाल चल रहे हैं, एआई ने ऐसी की तैसी सबकी की हुई है, लेकिन कईयों के पास ढंग का एआई नहीं है, तो आप पूरा कंप्लीटली रिलाई भी नहीं कर सकते हो। जबकि आप देखिए कि मैं तो पढ़ाई के पर्पज से देख रहा था उस चीज़ को, लेकिन वो क्या है, ये नहीं देख रहा कि इतनी देर से पंजाबी गाने सुन रहे हैं, वो भाई मेरे को साउथ की ऐड दिखाने शुरू कर दिया। बताओ, ये तो इनका एआई है टुच्चू। चलिए जो भी है, अब आप देखिए कि अमू स्वामीनाथन जो है, इनके बारे में क्वेश्चन यही पूछा गया था कि ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से थी, तो आप बोलेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट थी, और किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से थी, मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी से थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई, कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से थी। और ये जो थी, शी स्पोक ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा फैक्ट्स लिख दिए हैं। इसके अलावा इन्होंने एक काम और किया था कि क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर गांधी जी की हेल्प की थी, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट में तो जेल भी गई हैं, अगर ऐसी चीज़ों में हेल्प करता है कोई, ऑब्वियस सी बात है कि अंग्रेज लोग क्या करते थे, प्रोटेस्ट पे कोई भी पार्ट ले रहा है तो उसको जेल में भी डाल दिया करते थे, और जो साथ दे रहा है उसको भी। गांधी जी तो खुद कितनी बार जेल में गए हैं, है ना, तो जो उनका साथ दे रहे हैं वो भी जाएंगे ही जाएंगे। अच्छा, यहीं पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो कहाँ से चली थी, ग्वालियर मैदान से चली थी, बॉम्बे के अंदर, है ना। तो आपको ये बताना है कि एक ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से प्रसिद्ध है वीमेन। आप मेरे को बताइए कि वो लेडी कौन है जिन्होंने गांधी जी का साथ दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट में, जिनको ग्रैंड ओल्ड लेडी भी बोला जाता है। बता सकते हैं तो बताइए, ठीक है भाई। चलिए, ये मैंने हिंदी में लिख दिया सारे का सारा, विजय लक्ष्मी पंडित जी के बारे में भी और अमू स्वामीनाथन के बारे में भी लिख दिया है, ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार। बिल्कुल डिट्टो वही है, कुछ चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल बदलती नहीं, वो वैसी की वैसी ही रहती हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा अब आप देखिए कि बहुत सारी कमेटीज़ बनी थी संविधान को बनाने के लिए। ऐसा नहीं था कि केवल बी आर अम्बेडकर साहब ने अकेले बैठ के पूरा संविधान लिख दिया और सबने उसको मान लिया कि हाँ जी अम्बेडकर साहब आपने बहुत बढ़िया लिखा है, चलो साइन कर दो और संविधान बन गया। ऐसा नहीं होता है ना, उस चीज़ से आप थोड़ा सा बाहर आ जाइए। यहाँ पे वन मैन आर्मी वाला गेम नहीं चलता है, वो सब फिल्मों में अच्छा लगता है, रियलिटी में ना किसी बिजनेस में, ना किसी पूरे के पूरे कॉर्पोरेट कल्चर में, ना किसी सरकार में वन मैन आर्मी का कोई गेम होता है। अगर आप वन मैन आर्मी पे चलेंगे तो आप कहीं ना कहीं रगड़े जाएंगे, ये वाली सिचुएशन होती है। तो यानी कि यहाँ पे जो एफर्ट्स होते हैं वो क्यूमुलेटिव होते हैं, सब मिलकर करते हैं। तो वो सब मिलकर जो कर रहे हैं तो उसी के लिए अलग अलग चीज़ों की कमेटी बना दी। जैसे अब ये कमेटीज़ हैं मेजर वाली, है ना, तो माइनर कमेटी भी बनाई, छोटी छोटी कमेटीज़, और मेजर भी बनाई। तो ये आपको मेजर तो सारी की सारी याद होनी चाहिए, हालांकि आज की डेट में माइनर से भी सवाल आने लगे तो मैं वो भी आपको बताऊंगा, बट स्टिल मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये जो मेजर वाली कमेटीज हैं ये सारी की सारी जरूर याद कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। सबसे पहली कौन सी होगी, यूनियन पावर कमेटी, इसके हेड कौन है, जवाहरलाल नेहरू साहब। फिर दूसरी होगी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, ये भी कौन लीड कर रहे हैं, जेएल नेहरू साहब, ठीक है। तो कुल मिला के एक और है स्टेट्स कमेटी, इसके भी कौन है, जेएल नेहरू साहब। तो कहने का मतलब आप देखिए मेन जितनी भी कमेटीज हैं उनके जेएल नेहरू साहब ही हैं। वो अलग बात है कि ये जो बी आर अम्बेडकर साहब हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी के हेड हैं, जो है ड्राफ्टिंग कमेटी। लेकिन ये भी किस लिए बन पाए इस कमेटी के हेड, क्योंकि ये शुरू से चिपके हुए थे भैया कि संविधान की बात तो मैं ही करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन तो मैं ही देखूंगा। हर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कौन अटेंड कर रहा था, बी आर अम्बेडकर साहब। गांधी जी के ऊपर जाके भी कौन अटेंड कर रहा था, बी आर अम्बेडकर साहब। कौन जुड़ा हुआ था बिल्कुल शुरू से ही कि हाँ संविधान के अंदर मेरे को पूरा इंटरेस्ट है, बी आर अम्बेडकर साहब। अगर ये ना जुड़े होते तो आज यहाँ पे देखने को ना मिलते, यहाँ भी हो सकता है नेहरू साहब भी बैठे होते, है ना। वो अलग बात है कि काम नीचे दूसरे लोग करते हैं, इन्होंने खुद पर्सनली बहुत सारा काम किया इसके ऊपर, है ना। लेकिन आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जितनी भी कमेटी है क्या नेहरू साहब ने खुद किया होगा, ये वही वाली बात है कि ब्यूरोक्रेट्स होते हैं भाई नीचे, वो करते हैं। लेकिन यहाँ अम्बेडकर साहब ने अपने इनपुट्स बहुत ज़्यादा दिए हैं। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ अम्बेडकर साहब ही थे इस कमेटी में, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा, है ना। 7-8 लोग, 9 लोग थे टोटल, तो 2 लोग हटे थे, तो कुल मिला के आप 7 कह सकते हैं एक तरह से। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो भी 7 लोगों की कमेटी एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ भी था, हर कमेटी के अंदर फर्दर मेंबर्स थे, ये तो सिर्फ लीडर्स के नाम लिख दिए गए हैं, ये आप समझ लीजिए, क्रेडिट वॉर। इसके बाद रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के हेड थे राजेंद्र प्रसाद, फिर स्टीयरिंग कमेटी के हेड भी राजेंद्र प्रसाद। तो कुल मिला के 2 कमेटियों के हेड कौन बन रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद। ये वही राजेंद्र प्रसाद है जो फर्दर आगे चल के भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। और ये तो मैंने बता ही दिया नेहरू जी वाला। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल और एक्सक्लूडिंग कोई एरियाज होते हैं, है ना। तो ये जितने भी हैं आप समझिए, जनजाति वाले, जंगलों वाले एरियाज़ के, या फिर कोई माइनॉरिटी सेक्शन है तो उनके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो कमेटी बनी उसके हेड कौन बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल बने, जिनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सेम ही बात मैंने हिंदी वालों के लिए भी लिख दिया है, ये सारी की सारी कमेटीज़ हैं, नाम ही है और क्या है, और बंदों के नाम लिखे हैं आगे, कमेटी का नाम लिखा है। उसके बाद वो बताई मैंने मेजर कमेटीज, अब मैं बता रहा हूँ आपको माइनर कमेटीज। हालांकि देखिए कि इसमें ऐसा नहीं है कि
बहुत ज़्यादा माइनर कमेटी से पूछा जाएगा, लेकिन क्योंकि मैंने बोला ना आपको कि आजकल थोड़ा सा डेप्थ में क्वेश्चन पूछ लेता, तो मेरे को लग रहा है कि मेरे को बताना ही चाहिए। इसमें मैं कुछ कुछ बता देता हूँ आपको, है ना। ये याद करना है आप ही को। ये हिंदी में भी लिख दिया आगे मैंने, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में लिखा है, ये हिंदी वालों के लिए हिंदी में भी लिख दिया है मैंने। तो आप देख सकते हैं ना कि वित्त एवं कर्मचारी समिति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की होगी, क्रेडेंशियल समिति जो है अलादी कृष्ण स्वामी की होगी, है ना। तो ये कहने का मतलब है कि हेड्स के नाम लिखे हैं यहाँ पे। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी राजेंद्र प्रसाद इसके हेड हैं, क्रेडेंशियल कमेटी के अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं, हाउस कमेटी के पत्ता भी सीतारामैया, ये वही पत्ता भी सीतारामैया है जिनका सुभाष चंद्र बोस के साथ कंपटीशन हुआ था इलेक्शन के अंदर, है ना। हरिपुरा त्रिपुरी सेशन को याद कीजिए, मैंने आपको बताया था। और गांधी जी ने क्या बोला था कि अगर सीतारामैया को वोट दे रहे हो तो मतलब समझ लेना गांधी को वोट दिया, है ना। तो वैसा सा सीन चल रहा था, लेकिन फिर भी हार गए। फिर बिजनेस कमेटी के हेड जो हैं वो के एम मुंशी साहब हैं। ऐसे ही आप देखिए कि राजेंद्र प्रसाद जो हैं, ये एक और कमेटी के, माइनर कमेटीज में इनका बहुत सारा नाम आपको देखने को मिलेगा। एड हॉक कमेटी जो है और नेशनल फ्लैग की कमेटी है, उसके हेड भी जो है राजेंद्र प्रसाद साहब ही हैं। तो ऐसे करके आप देखिए, एक जीवी मावलंकर का नाम याद रखिएगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है बहुत ज़्यादा। तो ये कमेटी ऑन दी फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि वो कैसे फंक्शन करेगी, उसके जो हेड हैं वो जीवी मावलंकर साहब हैं। एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ कि कुछ कुछ बंदे ऐसे हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। जैसे आप देखिए कि नलिनी रंजन सरकार है, ये मेंबर नहीं है, ठीक है, नॉट एन असेंबली मेंबर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या बन रही है, ये हेड बन रही है कहीं के। तो ये पूछा जा सकता है कुछ डिफरेंट जो होता है ना, जैसे ऐसी आप देखिए एस वरदाचारी है, ये भी मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी ये हेड बन रहे हैं कमेटी के। तो ऐसे लोगों के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा और मैं बताता हूँ आपको, और फेमस पर्सनैलिटी को तो आपको याद करना ही है, जीवी मावलंकर साहब हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, नेहरू जी हो गए, है ना। तो ये जो है इनको तो आप ध्यान रखेंगे ही रखेंगे। और आप यहाँ पे देखिए कहीं भी आपको अंबेडकर साहब का नाम तो यहाँ पे दिखाई भी नहीं देगा, वो सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी में ही रखे गए हैं। और किसी कमेटी में आप देखिए कि उनका नाम नहीं है, जबकि बाकी लोगों का नाम आपको मैक्सिमम टाइप, वल्लभ भाई पटेल साहब का कितनी बार आ गया, मावलंकर साहब का आ गया, राजेंद्र प्रसाद का तो आपको हर जगह ही दिखाई दे रहा है। तो वो आप देख लीजिए, ठीक है भाई। मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ चीज़ों का। चलिए, और इसके अलावा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी में भी थे, है ना। तो ये वही हो गया, है ना, स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये देखिए, ये अलादी कृष्ण स्वामी हो गए। और इसके अलावा मैंने और कोई इंपॉर्टेंट हो, जवाहरलाल नेहरू साहब आ गए हैं, तो इनका तो नाम याद ही रख लीजिएगा, ये तो मैंने बताया ही अभी आपको, ठीक है भाई। तो ये मोटे मोटे तौर पर मैंने बता दिया। एक ये एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में जवाहरलाल नेहरू साहब भी हैं, ये स्पेशल कमेटी एक बनाई गई है, ठीक है। तो कुल मिला के मैंने मोटा मोटा तो बता ही दिया है। ऐसे ही सेम ये हिंदी वाला हो जाएगा। चलिए, अब मैं आपको मेन बताता हूँ। ये तो माइनर कमेटीज थी, कोई उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसकी है नहीं, लेकिन फिर भी कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, एक आध बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने वो आपको दे दिया पूरा का पूरा लिस्ट। लेकिन अब जो कमेटी मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसके बारे में डेप्थ में भी आपको पता होना चाहिए, आप छोड़ नहीं सकते हो कुछ भी। ड्राफ्टिंग कमेटी में आप जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे टोटल 8 लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, जबकि यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 8 दिखाई दे रहे हैं। फिर मैं यहां पे देखता हूं तो 7 दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों है? और रियलिटी में इसके 9 लोग थे पार्ट, तो यहां पे फिर 8 क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो ये 7 8 और 9 का गेम मैं आपको समझाता हूं अभी कि क्या है। आप देखिए कि ड्राफ्टिंग कमेटी के सबसे पहले तो हेड कौन थे, तो ये आप बीच में देख सकते हैं, ये BR अम्बेडकर साहब हैं, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड हैं। कहने का मतलब ये है कि जो बनाया जाएगा संविधान वो इन्हीं के अंडर बनाया जाएगा, इसीलिए इनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड ये हो गए, इन्हीं का दिमाग चल रहा था पूरा का पूरा संविधान को बनाने में। इसके अलावा ये चेयरमैन हो गए, ठीक है, इनका मैंने लिख दिया। इसके अलावा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि माइनर कमेटी जब मैं पढ़ा रहा था कि अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर वाली कमेटी याद कर लेना। क्यों बोला मैंने? क्योंकि अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी का पार्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी ही थी। संविधान बना रहे हो तो ड्राफ्टिंग कमेटी तो सबसे मेन हो गई ना। फिर उसके बाद KM मुंशी कहीं भी आएंगे, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। गोपाल स्वामी अयंगर का भी नाम वहां पे था माइनर कमेटी में। तो कहने का मतलब है कि ये वाले बंदे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और वो जो 4-5 वो हो गए आपका, राजेंद्र प्रसाद साहब हो गए, जवाहरलाल नेहरू साहब हो गए, वल्लभ भाई पटेल हो गए, 3-4 वो लोग हो गए, है ना। तो यही इंपॉर्टेंट है। बाकी लोगों को आप स्किप भी कर दोगे तो चल जाएगा, लेकिन इन लोगों को स्किप आप नहीं कर सकते हो। फिर नेक्स्ट हो गए सैयद मोहम्मद सादुल्ला, उसके बाद माधवराव, और फिर हो जाए TT कृष्णमाचारी। अब कुल मिला के ये खेल क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली में हुआ क्या था, ये F और G वालों को देखना आप। ये जो माधवराव साहब हैं ये पहले इसका पार्ट नहीं थे, ये बाद में आए हैं। एक्चुअली में क्या है, BL मिटर साहब थे पहले यहाँ का पार्ट, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, नासाज रहती थी, तो उन्होंने बोला कि भैया मैं अब इस सेवा से मुक्त होना चाहता हूँ, मेरी जगह पे आप किसी और को ले लीजिए। तो उनकी जगह पे कौन आ गए? माधवराव साहब आ गए। और वहीं पे जो आपका DP खेतान साहब हैं
है ना। कृष्णमाचारी पहले नहीं थे, पहले डीपी खेतान साहब यहाँ पे थे, लेकिन इन्हीं सब सिचुएशंस के बीच में उनकी हो जाती है डेथ, है ना। अब ये भी तो हो सकता है ना कि किसी की भी बीच में डेथ हो जाए, तो कोई ना कोई तो बंदा लेना पड़ेगा उस काम को, नहीं तो करेगा कौन, है ना। तो डीपी खेतान साहब की हो गई डेथ, तो यहाँ पे कौन आ गए उनकी जगह पे, कृष्णमाचारी साहब आ गए। तो अब आप देखिए कि जब एक व्यक्ति की डेथ ही हो चुकी है, तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 9 हो गए, है ना। इनको और इनको भी मिला लीजिए, तो टोटल 9 हो गए, 7 ये हो गए, 8 और 9, तो 9 में से एक रहे ही नहीं, तो बचे कितने, 8। तो आप देखिए इस फोटो के अंदर आपको 8 ही लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आई होप कि ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। तो ये दोनों के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो फाइनल ड्राफ्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ड्राफ्टिंग कमेटी ने वो कब बनाया, उन्होंने बनाया था 26 नवंबर 1949 को, और लागू इस दिन नहीं किया गया। वो मैं ऑलरेडी आपको बार बार कनेक्ट कर चुका हूँ कि लाहौर सेशन ऑफ नेहरू जी याद कीजिए, उन्होंने बोला था कि भैया हम जो करेंगे, एक सेकंड रुकिए, अच्छा, उन्होंने ये बोला था कि भैया हम जो बनाएंगे संविधान को, सॉरी, उन्होंने ये बोला था कि हम इंडिपेंडेंस डे जो बनाएंगे वो बनाएंगे 26 जनवरी को, है ना। वो 1930 की बात थी, 1929 में ये घोषणा की कि हम 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, लेकिन अब इंडिपेंडेंस डे मना नहीं सकते थे तो रिपब्लिक डे मना दिया उस दिन, तो इसीलिए जो है 26 जनवरी को ही इसको लागू किया गया। ये मैं 10 बार आपको बता चुका हूँ। इनिशियली इसके अंदर 8 शेड्यूल थे, 22 पार्ट थे और 395 आर्टिकल्स थे। आगे आप देखिए कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसने क्या किया था, फर्स्ट ड्राफ्ट जो बनाया था, कई बार पेपर में ये पूछा जा सकता है, तो आप बोलेंगे कि फरवरी 1948 के अंदर पहला ड्राफ्ट इन्होंने तैयार किया था। और इस पूरे ड्राफ्ट को इन्होंने क्या बोला कि भैया 8 महीने दिए भारत के लोगों को, पीपल ऑफ इंडिया को 8 महीने दिए कि ये आपका पूरा हमने ड्राफ्ट बना दिया, इसको आप डिस्कस कर लीजिए। अगर किसी को भी कोई आपत्ति है किसी पर्टिकुलर सेक्शन को, किसी कम्युनिटी को, तो वो यहाँ पे अपने इनपुट्स दे सकता था। लेकिन आप देखिए कि उस टाइम पे भारत के लोग वैसे थे ही नहीं, है ना। आप देखो 10% लोग भी पढ़े लिखे नहीं थे भारत के अंदर, और बाकी सब अनपढ़ हैं, उनको कुछ पता भी नहीं है ना। वो गाय भैंस चरा रहे हैं, अपनी खेतों में काम कर रहे हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं कि क्या चल रहा है, उनको तो ड्राफ्टिंग कमेटी की बात ही नहीं समझ आएगी, है ना। और वो कहाँ से अपने प्रपोजल्स देंगे, तो उनको कोई इस चीज़ से खास मतलब था ही नहीं। आज की डेट में तो हम बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, है ना, एजुकेशन कितनी स्प्रेड हो गई, लेकिन पहले तो ऐसे लोग नहीं थे, है ना। भोले वाले लोग थे बेचारे, काम में लगे रहते थे। तो क्योंकि अंग्रेजों ने कभी वैसा सा किया ही नहीं ना उस सिचुएशन को, उन्होंने तो एजुकेशन पे ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने तो यही बोला कि हम टॉप क्लास को एजुकेशन दे देंगे, उनके थ्रू जो है बॉटम क्लास को एजुकेशन जाएगी, यही उनकी थ्योरी थी, सिंपल सी बात है ना। तो इस वजह से वो लोग उतने काबिल नहीं थे, नॉर्मल लोग जो भारत की जनता थी, तो अल्टीमेटली किसी ना किसी को तो ये सारा काम करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी के लोग हैं या वकीलों की जमात जिनको कह लीजिए, सारे के सारे हैं, पूरे का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले लोग हैं, वो ये काम कर रहे थे। किसी ना किसी को करना है तो यही करेंगे जो पढ़े लिखे, सिंपल सी बात है ना। और विदेशों से पढ़ के आ रखे हैं सब, ऐसा मत समझ लेना कि सब छोटे छोटे घरानों से, ये भी बड़े घरानों के लोग ही हैं, और जो विदेशों से पढ़ के आए हैं, वहाँ की एजुकेशन सीख के, वहाँ की चीज़ों तौर तरीकों को सीख के फिर यहाँ पे जो है इन लोगों ने इंप्लीमेंट किया है, ऐसा समझ लीजिए आप। उसके बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी क्या बोलती है, एक सेकंड ड्राफ्ट बनाती है ना, जिसको पब्लिश किया जाता है अक्टूबर 1948 के अंदर। लास्ट में फिर ये सब होने के बाद आप देखिए कि फाइनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे पास 26 नवंबर को तैयार हो जाता है 1949 में। एंड ये पूरे का पूरा संविधान बनाने के लिए ये जब आपस में मिलते हैं तो लेस देन 6 मंथ्स मिलते हैं, ये समझ लीजिए, है ना। 7 के 7 मेंबर जो हैं वो केवल 141 बैठक ही होती है इनकी, है ना। टोटल 141 डेज ही आपस में बैठ के विचार विमर्श करके बना देते हैं। तो मतलब जितना भी पूरा टाइम था उसमें 141 डेज आपस में मिलते हैं और फाइनली ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है तैयार हो जाता है, लेस देन 6 मंथ्स, इसीलिए मैंने उसको बोला है। अब आप देखिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो अब यहाँ पे ये चीज़ खत्म होगी कि भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सुप्रीम है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सुप्रीम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हो गया भट्टा गोल खत्म, डिसॉल्व कर दी गई। अब जो है सारी की सारी पावर भारत की डेराइव कहां से होगी, कॉन्स्टिट्यूशन से। कोई भी लॉ बनेगा, कोई भी कानून बनेगा, कोई भी चेंजेस होंगे भारत के अंदर, कोई भी राजपाट चलेगा, राजतंत्र चलेगा, वो सारा कहां से चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। वही रेफरेंस है, वहीं से सब कुछ चीजें की जाएंगी। तो ये यहां से हमें पता लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी इंपॉर्टेंस है। और ये सब डेट्स तो मैं ऑलरेडी आपको समझा ही चुका हूं। 8 शेड्यूल, 22 पार्ट्स और 395 इसके अंदर आर्टिकल थे शुरू में। ये आप ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है कि शुरू में कितने थे, तो वो आपको पता होनी चाहिए। अब मैं एक आपको चीज़ बताने लगा हूँ रिपब्लिक डे की, क्योंकि मैंने बोला कि 6 से 26 जनवरी 1950 को क्या बनाया जाता है, अब रिपब्लिक डे। उस दिन शुरू हो गया था, पहला रिपब्लिक डे था 26 जनवरी 1950 को। तो रिपब्लिक डे का जो पूरा का पूरा सिनेरियो रहता है, ये आप ऐसा समझिए कि जैसे हम किसी युद्ध पे गए ना, वैसा सा रहता है ना। तो रिपब्लिक डे में आप सबसे पहला काम क्या होता है, हम बचपन में जब छोटे थे तब भी हम क्या देखते थे, परेड देखते थे। हम बोलते थे ना कि परेड चल रही है, टीवी में आती थी, DD1 पे आया करती थी, DD नेशनल पे। तो वो जो परेड होती थी, परेड इज समथिंग लाइक कि आप किसी के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, सेना जो है लड़ाई के लिए जा रही है, दैट इज परेड।
ठीक है भाई, उसमें दिखाया जाता है, शक्ति प्रदर्शन किया जाता था। अब उसके बाद आपने देखा होगा कि जो पीएम साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं, वहाँ पे बहुत सारी अवार्ड सेरेमनी हो रही है ना, सबको अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, बहुत सारी झांकियाँ निकलती हैं, झांकियों को अवार्ड दिए जाते हैं। तो इसको अवार्ड सेरेमनी को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कि आपने उस युद्ध को जीत लिया और वो राज्य आपको एज ए अवार्ड मिल गया, आप ऐसे समझ लीजिए। दो चीज़ मैंने बता दी। अब तीसरी चीज़ क्या होती है, तीन भागों में बटा हुआ पूरे का पूरा खेल जो है रिपब्लिक डे का। तीसरी होती है बीटिंग रिट्रीट। बीटिंग रिट्रीट होती है शाम को। इसका मतलब है जब हमने सब काम कर लिया, युद्ध कर लिया, जीत लिया राज्य को, अब हम वापसी कर रहे हैं, वापस अपने घर लौट रहे हैं, तो वो जो युद्ध प्रदर्शन करने के बाद वापस सेना लौटती है उसको बोलते हैं बीटिंग रिट्रीट। ठीक है भाई, तो ये बीटिंग रिट्रीट का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। तीन भाग में पूरा पूरा रिपब्लिक डे मनाया जाता है, वो मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा आप देखिए कि रिपब्लिक जो होता है, रिपब्लिक इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। भारत के अंदर रिपब्लिक का मतलब है इलेक्टेड हेड, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब है कि कोई भी हेड ऐसा नहीं हो सकता कि फैमिली से या वंशवाद तरीके से बढ़ रहा है ना, वो जो है इलेक्शन के थ्रू ही बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। फिर जो 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, संविधान दिवस, ये मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं। गलती से भी कॉन्स्टिट्यूशन डे को 26 जनवरी मत बोल देना, 26 नवंबर को बन चुका था संविधान, तो इसीलिए उसी को ही मनाते हैं, ये आपको ध्यान रखनी है बात। कंफ्यूज मत कर देना गलती से भी, ठीक है, उल्टी डेट्स मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बोलता है कि एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनेगी, वो हम आज की डेट में भी देखते हैं ना, संसद में सब लोग बैठते हैं और वो क्या है, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है। और उसमें भी कौन सी कितने पार्ट हैं, एक आप देखिए कि लोकसभा है, एक राज्यसभा है, और इवन स्टेट लेवल पे भी देखते हैं तो विधान परिषद, विधानसभा हमें देखने को मिलती हैं। अब वो सब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ मैं मोटे तौर पे आपको चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहा हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही वो सारे का सारा हमें स्ट्रक्चर दिया है। अब उसमें देखिए कि दो तरीके के स्ट्रक्चर दिया है, एक फेडरल भी दिया है, एक यूनिटरी भी दिया है। तो वो क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए कि फेडरल और यूनियन दोनों स्ट्रक्चर दिए हैं हमें। और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की बात करेंगे अगर कौन होगा, तो वो प्रेसिडेंट साहब को हम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड मानते हैं। ठीक है भाई, डीजी और जी उसको बोल देते हैं। प्रेसिडेंट को क्या मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, यानी कि पूरे का पूरा अगर हम भारत का भी प्रथम व्यक्ति मानेंगे तो वो किसको मानेंगे, राष्ट्रपति साहब को मानेंगे, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसका काम खत्म। अब इंडिया की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बनके डिसॉल्व भी हो चुकी है, उसका काम इतना ही था कि संविधान को बना दिया जाए फटाफट से, और उसके बाद जो फाइनली राजपाट जो है संविधान से चलाया जाए। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब जो है भारत देश बन चुका है और वहाँ पे जो है प्रेसिडेंट साहब क्या है, उसके मेन कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, ये आप समझ लीजिएगा। अब यहाँ अगर एक चीज़ आपसे पूछी जाए कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, ये मैंने हालांकि शुरू में भी आपको बता दिया था, बट अब मैं थोड़ा डिटेल में चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के जो मतलब कि लिखने वाले कौन हैं, इनको किसने लिखा है, वो इंग्लिश में लिखा गया है ना। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से वो कहीं ना कहीं संबंधित है, वहाँ से ही डराई मैं सारी की सारी चीज़ें। बट अल्टीमेटली प्रेम बिहारी नारायण ज़्यादा जो है, ये जो है कैलीग्राफर है एक, इन्होंने इटाली का स्टाइल के अंदर इंग्लिश में पूरे के पूरे संविधान को लिखा है। और ये पूरा संविधान जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, ये देख रहे हैं आप, अंदर संविधान पड़ा है और ऊपर जो है शीशा लगाया गया है एक मेज के अंदर। इसका मतलब क्या है, एक्चुअली में क्या है आपको पता होना चाहिए कि एक गैस होती है, नोबल गैसेस आपने पढ़ी होंगी, हीनी, अर्कर, जीरन, अगर आप नहीं पढ़ा है तो आप केमिस्ट्री हमारी देखेंगे तो उसमें हम सब चीज़ें कवर करते हैं। तो जो हीलियम है, हीलियम सबसे लाइटेस्ट गैस भी है, ऊपर उड़ती है ना एकदम से, और बहुत दुर्लभ तरीके से मिलती है ना। ऐसे है तो लाइटेस्ट, लेकिन हर जगह पे हीलियम का इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो हाइड्रोजन का लोग कर लेते हैं। लेकिन हीलियम जो होती है वो मिलती कम है। और आप देखिए कि जो गोताखोर होते हैं वो भी नीचे जाते हैं जब, तो उसमें हीलियम मिक्स करके जाते हैं, तो वो बबल्स वाला एक कंसेप्ट है, उसमें हम नहीं घुसेंगे। लेकिन कहने का मतलब है नोबल गैसेस क्या करती है कि ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है जिसमें जो है कोई भी मैटर जो है डिटीरियोरेट नहीं होता, वो खराब नहीं होता है, यानी कि खराब होने की प्रोसेस को खत्म कर देती हैं। तो इस वजह से, क्योंकि हीलियम एक नोबल गैस है ना, तो वो क्या करेगी, पेजेस जो होते हैं उसको खराब नहीं होने देगी। तो यहाँ पे जो है पूरे का पूरा अंदर हीलियम भर के, और उसके अंदर जो है रियल वाला संविधान जो है, जो इन्होंने लिखा है रायजादा साहब ने, वो यहाँ पे रख दिया गया है, आप ऐसे समझ लीजिएगा। ठीक है भाई, तो इनका जो संविधान है जो इन्होंने लिखा हुआ है उस टाइम का, आज भी प्रिजर्व्ड है, कि अगर किसी को ज़्यादा ही डाउट होता है तो वो रियल वाला संविधान निकाल के देख लो। अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं जी आज की डेट में कोई झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो प्रॉपर रखा हुआ है, संभाल के रखा हुआ है। और इसका वेट अगर कोई पूछ रहे तो 3.75 kg है, और पूरी की पूरी मैन्युस्क्रिप्ट में पेजेस कितने, 251 पेजेस हैं। ठीक है दोस्तों,
और टाइटल पूछ ले कि क्या लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना, पेज के पन्ने के बाहर, जैसे हमने अपनी किताब में लिखा हुआ है ना। आप देखिए कि हमारी किताब का टाइटल क्या है, जी.के. रामबाण है। ऐसी संविधान का टाइटल अगर कोई पूछ ले आपसे तो आप क्या बोलेंगे, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। और हीलियम के बॉक्सेस में फिल्ड है पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में, ये सब तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदी के वर्जन की। ये भी मैंने शुरू में आपको बता दिया था, आप थोड़ा सा डिटेल में बता रहे हैं बस। तो हिंदी का वर्जन जो है वो वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा है। ये है वसंत कृष्ण वैद्य, और इन्होंने जो है पूरे का पूरे संविधान को हिंदी ट्रांसलेशन करके लिखा है। जैसे हमने अपने इंग्लिश की किताब बनाई तो उसी का ही सेम वर्जन हमने हिंदी में भी बनाया। आप देखिए कि ये अगर इंग्लिश का वर्जन है तो यही सेम वर्जन हमने हिंदी में भी बनाया। तो आप ऐसे समझ लीजिए ये जो हिंदी वाला भाग है ये वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा है और ये नारायण ज़ादा साहब ने लिखा है, ऐसे समझ लेना। ठीक है भाई, इससे आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। यानी कि वही चीज़ की रेप्लिका हिंदी में जो किसने की है, वसंत कृष्ण वैद्य ने की है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। वो कितने शेड्यूल वगैरह हैं वो सब बता ही दिया है कि 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल और एक प्रियम्बल को जोड़ के जो है हमारा पूरा का पूरा संविधान बन जाएगा। 100 ऑफ निप्स जो है पेन की इन्होंने घिसा दी, ये सब लिखने के लिए वही सब लिखा हुआ है। चलिए उसके बाद 1947 का अधिनियम की मैं बात करता हूँ अगर, तो इसने जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने क्या क्या प्रोविजंस दिए वो मैं थोड़े से आपको एक रफ आइडिया में बता देता हूँ। हालांकि मैं सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको समझाकर आ चुका हूँ, लेकिन मैंने बोला ना कि हर चीज़ को थोड़ा सा डेप्थ में भी कवर करना जरूरी है ताकि कोई चीज़ छूटे ना। कायदे से हम सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन अब वही चीज़ों को मैं एक ब्रीफ आउट एंड में दे रहा हूँ, एक समराइज कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको फटाफट से क्लियर हो जाए। तो आप देखिए जो असेंबली थी वो फुली सॉवरियन बॉडी थी और फ्री टू एब्रोगेट और ऑल्टर एनी लॉ थी। जब तक संविधान नहीं बना था तो सब काम असेंबली ही कर रही थी और उसको फ्री छोड़ रखा था अंग्रेजों ने कि भैया बनाओ तुम्हें जो भी लॉ वगैरह बनाना है। और इवन ऐसा नहीं है कि मतलब कि अंग्रेजों के खिलाफ ही कोई लॉ बना दिया, वैसा कुछ नहीं था। नॉर्मल जो होता है, आप देखिए उस टाइम पे वैसे भी अंग्रेज जो है छोड़ने ही वाले थे भारत को। क्लीमेंट एटली साहब ने वैसे भी बोल दिया था, उन्होंने तो बोल दिया था पहले ही छोड़ने का, फिर भी थोड़ा थोड़ा करते करते लेट हो गए, बहुत जल्दबाजी में भागे हैं वो लोग, बट उन्होंने सोचा कि क्लाइमैक्स तो देते जाए, है ना। तो वो सब है। उसके बाद जो है दो सेपरेट फंक्शंस इसके थे। कौन कौन से थे? एक लेजिस्लेटिव बॉडी वाला फंक्शन ये कर रहे थे जिसके हेड कौन बने थे, जीवी मावलंकर साहब, और एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी का फंक्शन जो ये कर रही थी असेंबली, उसके हेड कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है भाई, मैंने बोला बारीकी में मैं चीज़ें कवर कर दूंगा तो कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा जब मुस्लिम लीग इसका पार्ट नहीं थी, मुस्लिम लीग के मेंबर्स जहाँ से हट गए थे, तो तब कितने मेंबर बचे थे? 299 भारत के अंदर बचे थे, 389 पहले हुआ करते थे। और जब डिवीजन हुआ भारत पाकिस्तान का तो भारत में 299 रह गए और बाकी के बचे पाकिस्तान की तरफ चले गए। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए कि एक ये सारी चीज़ें ना पेपर में पूछी गई हैं। ये मैंने हैशटैग इंपॉर्टेंट भी यहाँ पे लगा दिया और महत्वपूर्ण भी लिख दिया। ये पूछा गया है बार बार पेपर में, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जैसे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनेक्टिंग ऑफ द ऑर्डिनरी लॉज का काम कौन कर रही थी? वो भी असेंबली ही कर रही थी। इसके अलावा कॉमनवेल्थ के अंदर जो है पुष्टि की गई कि भैया भारत जो है वो कॉमनवेल्थ का पार्ट है और अपनी मर्जी से सुप्रीम पावर है ना। तो वो किसने की? वो भी असेंबली ने ही की। ठीक है, मई 1949 में कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है, तब तक तो संविधान लागू ही नहीं किया था, तो इन्होंने की है, असेंबली नहीं। इसके अलावा नेशनल फ्लैग जो बनाया गया 22 जुलाई 1947 को, ये भी किसने बनाया? असेंबली ने ही बनाया। इसके अलावा नेशनल एंथम जो बनाया गया 24 जनवरी 1950 को, ये दोनों डेट्स याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल एंथम जो बनाया गया वो भी असेंबली ने ही बनाया। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक और काम किया, वंदे मातरम जो भारत का नेशनल सॉन्ग है वो कब बनाया? 24 जनवरी 1950 को, ये भी आप ध्यान रखिएगा। लेटेस्टली पेपर के अंदर जो है 1 या 1.5 साल पहले एक क्वेश्चन आया था, एसएससी के ही किसी एग्जाम में आया था, उसमें 4 स्टेटमेंट दे रखी थी और पूछा था कौन सी सही है और कौन सी गलत है। और उसमें यही था, एक स्टेटमेंट थी कि नेशनल एंथम जो है 24 जनवरी 1950 को मनाया गया, और एक स्टेटमेंट थी कि वंदे मातरम जो है वो मान लो उन्होंने कुछ और डेट लिख दी, यहाँ पे 20 जनवरी 1950 लिख दिया मान लो, है ना। तो वहाँ से आप एक ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते थे अगर आपको ध्यान होगा कि भैया नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग जो है वो एक ही दिन चूज हुए हैं। आप देखो 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग जो है 24 जनवरी 1950 को। तो अगर ये चीज़ क्लियर हो तो फिर बंदा जो है ऑप्शन एलिमिनेशन से भी बता सकता है कि कौन सा ऑप्शन गलत है और कौन सा सही है। ठीक है भाई, तो यानी कि ये डेट्स जो हैं दोनों की दोनों सेम डेट्स हैं, यहाँ लिख लेना सेम डेट्स। ठीक है, और नेशनल फ्लैग की डेट अलग है, वो 22 जुलाई 1947 है। तो क्लियर रहना, इस चीज़ में गड़बड़ मत करना। और इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले
प्रेसिडेंट बने भारत के, कब बने ये पूछा जा सकता है। तो मैंने जैसे कि आपको पहले भी बता दिया कि 24 जनवरी 1950 को सब लोग आपस में मिलते हैं और फिर सोचते हैं कि अब दस्तावेज को साइन करते हैं, जिसको फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। तो वो कब मिल रहे हैं? 26 जनवरी को तो भैया लागू ही हो जाना है, तो उससे 2 दिन पहले मिलते हैं। तो उसी 2 दिन के दौरान इन्होंने क्या किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, यानी कि 24 जनवरी 1950 को जो है इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया। इसके अलावा नेशनल एम्बलम की बात करते हैं तो दैट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, जो भारत का नेशनल एम्बलम आप देखते हैं वो है ना सिंह वाला जो है, आप रुपए के कॉइन पे भी देखते होंगे, है ना, वो अशोका की राजधानी से भी, लाइन कैपिटल से भी डायरेक्ट करता बोल सकते हैं, ऐसे समझ लीजिए। और ये जो हुआ है ये 26 जनवरी 1950 को ही हुआ है नेशनल एम्बलम। फिर उसके बाद जो 24 जनवरी 1950 को जनगण मन ले लिया, वो मैंने आपको बता ही दिया, 2 दिन पहले ही सारा काम हो रहा है। आप देखो नेशनल एंथम, वंदे मातरम और राजेंद्र प्रसाद साहब का प्रेसिडेंट बनना, ये सब 2 दिन पहले हो रहे हैं रिपब्लिक डे से, यानी फर्स्ट रिपब्लिक डे से, या आप कहें कि संविधान बनने के या उसके लागू होने के 2 दिन पहले, आप कह लीजिए, बन तो पहले ही किया था संविधान, लागू होने के 2 दिन पहले, है ना। इसके अलावा फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड कब होती है? 26 जनवरी 1950 को होती है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। चलिए, तो कुल मिला के ये मैंने आपको एंड में एक समराइज कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट में क्या क्या चीज़ें थी। आई होप कि चीज़ें आपको समझ आई होंगी। बहुत आसान भाषा में, एकदम इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की चीज़ों को कोशिश की है ना। और कोई भी बच्चा कंफ्यूज मत करना कि ये सेम यूट्यूब वाली वीडियोस हैं या अलग हैं, दीज आर कंप्लीटली डिफरेंट। अभी हम जब आगे बढ़ेंगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आती जाएंगी। यहाँ हम चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में कवर करने वाले हैं, ठीक है जी। तो YouTube से कम्प्लीटली डिफरेंट है ये सारे के सारे सेशंस, और यहाँ पे बहुत कुछ एक्स्ट्रा आपको सीखने को मिलेगा। तो इस वजह से, क्योंकि YouTube पे क्या होता है कि अब मैं 30-40 घंटे की चीज़ थोड़ी पढ़ा सकता हूँ, वहाँ पे एक लोगों को 1 शॉट चाहिए, और YouTube की लिमिटेशन ये है कि 12 घंटे से ऊपर की आप वीडियो नहीं डाल सकते हैं। अभी हमारे चैनल पर भी है, और मैक्सिमम जितने भी नए चैनल है सब पे 12 घंटे की लिमिटेशन है। बहुत पुराना कोई चैनल है उनको दे रखा है उन्होंने ये ऑप्शन कि वो 40-50 घंटे की भी डाल दें, लेकिन नए चैनल्स पे किसी पे भी जो है, कोई 10-20 साल पुराना चैनल है उस पे है, लेकिन उसके बाद वालों पे नहीं है। तो 12 घंटे ही मैक्सिमम लिमिट उन्होंने कर रखी है। तो इस वजह से वहां पे हम कितना ही डाल दें और उसको पार्ट्स में डालेंगे उसका कोई सेंस नहीं बैठता है। एक ही शॉट सबको चाहिए होता है कि 1 शॉट में सब कवर हो जाए। तो लेकिन यहाँ पे जो पेड कोर्स है उसके अंदर तो मुझे एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ाना है ना। यहाँ पे कुछ इस एंगल से थोड़ी मैं काम करूँगा कि यूट्यूब का एल्गोरिदम कैसे काम करता है, यहाँ पे मुझे आपके लिए काम करना है। तो दैट्स समथिंग व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। और अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है मेरा हाई इनपुट इसके अंदर लग रहा है, तो आप प्लीज़ जीवी कक्षा एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे जाके 5 स्टार रेटिंग और एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और बाकी लोगों को भी बताइए कि हम किस लेवल का कंटेंट यहाँ पे कवर कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में कर रहे हैं। और अब मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आएगा। मैं दावा करता हूँ, चैलेंज देता हूँ आप लोगों को कि आप कोई भी मॉक टेस्ट उठाओ, उसको लगाओ। आपको लगता है कि हमारी किताब नहीं लगानी, आप पिछले 5 साल की किरण पिनाकल जो लगाना चाहो लगाओ, आप देखेंगे कि सारी चीज़ें हमारे कंटेंट से कवर्ड है, कुछ भी छूट नहीं रहा होगा, आप सब कुछ करने के लायक होंगे। यही फ़ायदा है इसका, ठीक है। किताबें बाकी मैंने बताई दी आप लोगों को, साइंस की, और आपका ये जो हो गई मेन किताब जीके की हो गई, है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में आ चुकी हैं। तो ये जिसके पास बुक्स नहीं है वो ये बुक्स ले लीजिएगा, क्योंकि इतने सारे नोट्स आप बनाने बैठेंगे वो पॉसिबल नहीं है, सही नहीं है आप लोग के लिए। इससे अच्छा है कि आप इन किताबों को लेकर इनसे डायरेक्टली पढ़िएगा। वीडियो देखो, उसके बाद किताब को पढ़ लो, हो गया। आपको पेन भी घिसाने की ज़रूरत नहीं है, सब हमने टैगिंग कर दी, इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क कर दी, सब कर रखा है, ठीक है भाई। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।